तो बच्चों पुनः स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे YouTube चैनल HSC कैंपस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं JCERT द्वारा जारी मॉडल सेट क्लास 8 का मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि यहाँ आपको कुल 50 प्रश्न मिलेंगे। चलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो बच्चे आप सभी को मालूम है कि पूर्ण संख्या का जो समूह होता है वह क्या होता है, 0 1 2 3 इस प्रकार से चलता है। यानी कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वह क्या होगी, 0। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए बच्चे, जब आपको व्युत्क्रम कहा जाए तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो दिया गया नंबर है उस नंबर को किस नंबर से गुना किया जाए ताकि उन दोनों नंबर का गुणनफल 1 हो जाए। तो व्युत्क्रम को हम लोग अपनी भाषा में कभी कभी कह देते हैं कि उसे आप उलट दीजिए। तो 5 है तो 5/1 तो लिख सकते हैं ना, तो इसको जब आप उल्टेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4 यानी कि 1/5। अगला क्वेश्चन है 19 का वर्ग क्या होगा। देखिए, जब वर्ग बोल रहा है यानी कि 19 को स्क्वायर यानी 19 को 2 बार गुना करना। बच्चे, जब आप 19 को 2 बार गुना करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वह होगा 361, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन में दूसरा में है 361। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 900 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिए, वर्गमूल जब आप निकालते हैं 900 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको आता है ना इसे ब्रेक करने। 3 से जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9, ये तो खत्म हो गया। 0 0 इसे हम जोड़ देते हैं 6, यहाँ आएगा 0 तो यहाँ 0 यानी कि 30। तो 900 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 30 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है ऑप्शन 1। अगला कहता है 11 का घन कितना होगा। जब आपको घन कहा जाए तो संख्या को 3 बार गुना कर दिया जाए। तो 11 है, 11 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो इस 11 11 121 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 1331। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 8/27 का घनमूल क्या होगा। 8/27 का घनमूल क्या होगा। तो 8 किसका घन होता है, 2 का। 27 किसका होता है, 3 का। तो इसका आंसर होगा 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2/3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा। पावर 3 यानी कि 5 को कितने बार लिख दिया जाए, 3 बार। तो 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 50 25 और 25 25 125। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कि 1 2 5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, आप जब बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसमें याद होगा बच्चे कि किसी का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो x का पावर 0 है यानी कि उसका मान क्या होगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। एक बच्चे आप एग्जाम्पल सोचिए, मान लेते हैं कि एक 63 संख्या है तो इसका प्रसारित रूप आप कैसे लिखते हैं, 10 × 6 + 3 लिखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ संख्या है ए बी, तो हम क्या लिख सकते हैं 10, और जहाँ 6 है उसके जगह पर क्या है, ए है, तो 10 × a और प्लस अंतिम में b। तो क्या हो गया 10a + b, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है ऑप्शन 2 10a + b। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम है कि जो भी आपको संख्या दी गई है उस संख्या को जोड़ करके देखिए, और अगर वो 3 के पहाड़ा में आने लायक हो जाए तो आप उसे कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहला संख्या 1 2 0 है, तो हम 1 + 2 + 0 को जोड़ के देखें, 2 और 1 3, और क्या 3 3 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। तो यह संख्या क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। क्लियर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में एक पदी व्यंजक है। एक पदी व्यंजक बोला जाए मतलब एक प्लस या एक माइनस हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है, तो द्विपद हो गया। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पद है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2
यानी कि 2xy जो एक पदी व्यंजक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। जब भी संख्यात्मक बोला जाए तो कौन सी संख्या आपको दिखी, -2, तो यहाँ पर जो गुणांक होगा वह क्या होगा, -2। क्या होगा, -2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। जब भी गुणनखंड के बारे में बोल रहा है, आपको याद होगा इसमें आप एक सर्वसमीका का उपयोग करे होंगे, सर्वसमीका 2। सर्वसमीका 2 में एक फार्मूला लिखा हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उस चीज को आप दो बार लिख सकते हैं, यानी a - b × a - b। तो जो इसका ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन 2, यानी कि a - b और a - b। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है x² - 9 का गुणनखंड होगा। तो बच्चे x², 9 को आप लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। फिर देखिए तो सर्वसमीका 3 के हिसाब से a² - b² का सर्वसमीका क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b। अब खोजना होगा कि आपको ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का 1 ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 1। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 कहता है 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x का मान पूछ रहा है तो आप तो निकालने जानते हैं बच्चे, 3x + 2 = 5। 3x = 5 प्लस है, अगर बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 3x 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 3 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x बराबर 1, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। देखिए अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहें तो वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक बार संख्या को समझ लिया जाए, क्योंकि आप फार्मूला सभी चीज़ के बारे में जानते हैं, बीजीय व्यंजक जानते हैं, तो क्यों ना इसे जैसे आप बनाते थे, जो आप पहले पढ़ के आए होंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे करेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल, मान लेते हैं कि x आपका पूर्णांक x है और अगला पूर्णांक x + 1 है, फिर उसके बाद अगली पूर्णांक x + 2 है। तो सभी पूर्णांकों का योगफल कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। अब जोड़ दीजिए x को, तो x 3x हो गए, तो 3x और 1 और 2 कितने होंगे, 3 बराबर 51। तो 3x = 51 - 3। तो एक देखेंगे जब आप 3x में यहाँ क्या करेंगे, 3x = 51 में से आप 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। अब जब यहाँ पर 3x = क्या मिल गया आपको, 48 मिल गया। आप इसे ब्रेक करके देखिए तो x बराबर कितना हो गया, 16। तो एक संख्या क्या हो गई, 16, और मैंने लिया क्या था, x + 1 और x + 2। तो एक बार संख्या 16 हो गया, फिर अगला संख्या में 1 जोड़ दिए तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। फिर 16 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि इसका आंसर होगा 16, 17, 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 40 का कितना प्रतिशत 16 है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16/40 गुना क्या कर देंगे, 100। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो इसे हम काट के देख देंगे, ये कट गया, ये देखिए 4 चौका 16, यानी कि कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, यानी कि 40%। क्लियर, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या है। 50 आम थे और उस 50 आम में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो 50 आम है, उसमें 60% आम क्या हुआ है, पका हुआ है। तो प्रतिशत में हम बटा में क्या कर देते हैं, 100 में है, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 5 30। तो 30 आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, यानी कि 30। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि x बराबर 1 y बराबर -2 है तो x स्क्वायर, x मतलब जो आपका 1 दिया हुआ है इसका स्क्वायर प्लस y मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी कि 5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 7 के घन का इकाई अंक, तो घन मतलब पावर 3, तो पावर 3 मतलब 3 बार उसको गुना कर दिया जाए। जब इस संख्या को 3 बार गुणा किया जाएगा तो कितना होगा 7 सते 49 और 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343। तो पूछ रहा है इकाई अंक, तो इसे ही तो आप इकाई अंक कहते हैं, तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी कि 3। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चे, जब घड़ी की दाम कितनी थी 2000 रुपये थी, इस पर क्या किया गया 10% का बटा दिया गया। कितना दिया गया 10% का बटा दे दिया गया। तो बटे में हम 100 कर देते हैं, 2 जीरो कट गए यानी कि 20 दहां 200। तो मूल्य कितना था बच्चे 2000 रुपये थे और 200 रुपया उसमें माइनस हो गया, तो कितना हो गया 1800 रुपये हो गए, 1800 रुपये हो गए। तो इसका आंसर जाएगा 1800 रुपये। इसका दूसरा तरीका होता है बच्चे, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये जो 2000 रुपया है कुल प्रतिशत कितने होते हैं 100, तो 10% बटा मिल गया तो रेस्ट कितना बचा 90। तो आप 90 भी करके बटा 100 कर दिए, 2 जीरो से काट देंगे तो 9 दूना 18, 2 जीरो यानी कि 1800 रुपये। इसका भी आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। आगे आते हैं, अनुपात का प्रश्न है कि 75 पैसा का 2 रुपया में कितना अनुपात होगा। तो बच्चे आप जानते हैं कि अनुपात दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 75 पैसा है और यहाँ पर रुपया है, तो आप जानते हैं ना रुपया को पैसा में बनाने आप इसे अनुपात में बटा भी होता है, तो काट देंगे तो 25 का 25 25 दिया 75 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो 3/8। तो इसे अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3:8। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 3:8। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आप बहुत सारा प्रश्न किए होंगे, कहीं कहीं आपको मिलता है कि 1/3 और 1/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या, कहीं 5 परिमेय संख्या, कहीं 3 परिमेय संख्या, मतलब बहुत सारे आपको टर्म्स मिलते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत। तो 23 का आंसर होगा 4 यानी कि अनंत। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। बच्चे अगर आपको पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानना होगा तो इसमें आप करते हैं 2m बराबर, और जो रिजल्ट होता है यहाँ से m का उसको m² - 1 और m² + 1 में आप सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप बोलते हैं कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर हम 1 को रखेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो एक पूर्ण संख्या आपको प्राप्त करना पहला दायित्व होना चाहिए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। और यहाँ अगर हम अगर हम पहला तो ऑप्शन तो होगा नहीं, अगर हम दूसरा ऑप्शन में यहाँ रखने जाएं तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर हम यहाँ 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन के पास जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है 2m बराबर हम 6 रखते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और m² - 1 में रखेंगे तो 3² - 1 यानी 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, और फिर m² + 1 में रखेंगे तो 3² + 1 यानी कि 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 6 संख्या दिया हुआ था, 8 और 10 मुझे प्राप्त हो ही गए। तो 6, 8, 10 मुझे प्राप्त हुए ट्रिपलेट। इसका अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 6, 8, 10। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बटे की राशि क्या होगी। तो बटे की राशि अब बहुत आसानी से निकालते हैं कि बटे की राशि किसे कहते हैं, जो दाम लिखा रहता है और जिस दाम में आपको प्राप्त होती है तो बीच में जो डिफरेंस दिखता है उसी को आप बटे की राशि कहते हैं। तो 450 रुपया का कोई प्रेशर कुकर था, वो आपको 360 रुपये में प्राप्त हो गया, तो कितना रुपया बटा मिला, यानी कि यहाँ आएगा 15, कितना हो गया 0 से 0 गया 15, 15 में से हम 6 को घटा देंगे तो 5 और 4 यहाँ होगा 9, यानी कि मुझे 90 रुपये का बटा प्राप्त हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 90 रुपये। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। बच्चे आपको याद होगा हम लोग एक इस डायग्राम से सवाल बनाते थे बहुत आसानी से। तो 16 पेंसिल का दाम कितना रुपया है 64 रुपया है। प्रतिलोम अनुपात, सीधा अनुपात, कुछ ऐसा याद होगा आपको। 16
पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, अबर बार हमारे पास 144 रुपया दिए गए हैं, तो बताइए कि हम कितने पेंसिल खरीद सकते हैं। तो माना कि हमें नहीं मालूम होता है तो हम क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, 144 गुना 16 कर दीजिए, बटा में आप 64 कर दीजिए, काट देंगे 16 चौका 64 और 16 चौका 64 हो गए। 4 से अगर हम 144 को काटने जाएं तो 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, तो यानी कि कितने हो जाएंगे यहाँ पर 36। तो हमें आंसर होना चाहिए 36 पेंसिल, 36 पेंसिल, यानी क्वेश्चन में 26 का ऑप्शन 3 36 पेंसिल। अगर बच्चे आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए आप एक एक नियम का फॉर्मूला जानते हैं कि 16 पेंसिल का दाम, 16 पेंसिल का मूल्य यदि 64 रुपया है, 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया है। अगर ऐसे भी ना हो तो इसको आप उलट करके लिख सकते हैं कि 64 रुपये के अंदर में, 64 रुपये में यदि आप 16 पेंसिल खरीद सकते हैं तो 1 रुपया में, क्योंकि यहाँ आपको रुपया के हिसाब से जाना है, तो 1 रुपया में कितने, 1 मिनट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, हाँ, तो क्या है कि 64 रुपया में यदि हम 16 पेंसिल को खरीद सकते हैं तो 1 रुपया में कितना पेंसिल को खरीद सकते हैं, तो उसमें हम बटा कर देंगे और बटा करके उसको फिर काट देंगे, फिर 144 रुपये में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी आप जो एक एक नियम का जानते होंगे उससे भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर 36 पेंसिल आएगा। आगे आते हैं बच्चे, या फिर अगर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य अप्रॉक्स 4 रुपये है, 4 से 144 से भाग देंगे तो वैसे भी काम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि इसको फिर से आप वही सीधा और प्रतिलोम अनुपात के हिसाब से बना दीजिए कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो अगली बार 39 व्यक्ति हैं वह कितने दिन में करेंगे। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, ज़्यादा व्यक्ति हैं तो कम दिन में काम करेंगे और कम व्यक्ति हैं तो ज़्यादा दिन में काम करते हैं, ये तो आप कंसेप्ट जानते हो। तो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो 39 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो उसके लिए हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक्स में हम क्या कर देंगे बच्चे, 45 गुना 13 बटे में, मैंने इसको इससे आप गुना कर दो और 39 से भाग कर दो, तो 13 तिया 39 और 3 से 45 को काटेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 15, यानी कि मेरा आंसर होगा 15 दिन ना, 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि 15 दिन। अगला सवाल कह रहा है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए बच्चे, जब ऐसा प्रश्न हो ना तो इसको याद रखिए कि जैसे वर्ग के बारे में पूछा है तो वर्ग है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों मतलब बाहर का कोण ना, जैसे यहाँ पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, इधर कर दें, इधर जो भी मतलब हो रहा है, तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का, देखिए आंतरिक कोण पूछेगा तो फिक्स है कि वो 360 हो जाएगा, पर बाह्य कोण पूछेगा तो बाह्य कोण का एक फार्मूला होता है जो आपकी किताब में है, n-2 × 180। n क्या है, इनकी संख्या है, जो भुजाओं की संख्या है। तो वर्ग में भुजा की संख्या कितनी होती है, 4, 4 - 2 इंटू क्या कर देंगे 180, तो 4 - 2 यानी कि 2 × 180, तो कितना हो जाएगा 360, यानी कि 360 डिग्री। तो 28 का आंसर हो जाएगा पहला 360 डिग्री। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चे साधारण ब्याज का आप फार्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, P × R × T बटे 100। तो अब देखो मूलधन आपके पास कितने हैं, 500 रुपये का है, 5% का ब्याज है, समय 2 वर्ष है, डिवाइड कर देंगे 100 से, कट जाएगा तो कितना होगा 5 × 25, 25 दूना का 50, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, यानी कि 50। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन 2 डायमेंशनल आकृति है, द्विविमीय आकृति है। तो द्विविमीय आकृति जिसमें या तो लेंथ और ब्रेथ होगा, या ब्रेथ और हाइट होगा, या लेंथ और हाइट होगा ना, तो द्विविमीय आकृति है। तो हम जानते हैं कि घनाभ, बेलन और शंकु 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। आपको याद है ना, अगर आप क्लास में देखे होंगे तो एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस कहते थे, इसे एक्स वाई प्लेन कहा करते हैं हम लोग, इसे जेड वाई या वाई जेड प्लेन कहते हैं, इसे जेड एक्स प्लेन कहते हैं। तो ये 3D, इसमें अगर कोई आएगा तो 3D फिगर होगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। तो आयत में या तो लेंथ और सिर्फ ब्रेथ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी कि आयत। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है। तो आपको आयलर सूत्र के लिए फार्मूला तो याद ही होगा कि जो आयलर सूत्र होते हैं, आयलर सूत्र होता है F + V बराबर E + 2, यानी कि 31 का आंसर होगा 31 का ऑप्शन 1। इसको याद रखना है,
एफ क्या है, फेस है, भी वर्टेक्स है, ई क्या होता है, एज होता है, +2 ना। ये आयलर फार्मूला होते हैं। अगला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखें तो बच्चे समचतुर्भुज के लिए आप फार्मूला जानते हो कि समचतुर्भुज का फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो देखिए यहाँ पर पहला विकर्ण जो दिया हुआ है वह 24 दिया हुआ है, और जो दूसरा विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण क्या दिया हुआ है उसको एक बार देख लेंगे, वो 10 है। तो इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 120, 12 दहा 120, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको याद होगा फॉर्मूला 1/2 a + b इंटू एच, याद है ना। और 1/2 भुजा ए और बी क्या है, समांतर भुजाएं हो जाती है, यानी कि 6 जोड़ 8, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 5 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 1/2, 8 और 6 14 गुना 5। तो हम 2 से इसे काट दें तो कितना बार में, 7 बार में, तो 7 बचे 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो एकदम फार्मूला उठाया हुआ है सीधे सीधे। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6l², यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, 6l²। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा 2h। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14 और ऊंचाई दिया हुआ है 10, 7 दूनी का 14, तो कितना हो जाएगा 2 से 22 44, 44 दूना 88, 88 में 0 से गुना करेंगे तो 880। अब चूंकि सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मालूम है ना कि जब क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर लिखते हैं और जब आयतन होता है तो क्यूब लिखते हैं। तो 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो भुजा को हम ए मानने सीखे हैं, तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन निकालने का फार्मूला होता है a क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हो गया, उस संख्या को 3 बार गुना कर दीजिए, उस संख्या को 3 बार गुना कर दीजिए। तो जब इस संख्या को आप 3 बार गुना करेंगे तो 8 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, और 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512, यानी कि 36 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखें यहाँ पर त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बेलन का आयतन पूछ रहा है। और बेलन का आयतन आप निकालने जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 7 दिया हुआ है तो 7 को 2 बार लिख दिए, और ऊंचाई यानी कि 10, 7 से 7 इसको काट दिए तो 22 सत्ते 154, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1540, और आयतन के लिए ऑलवेज क्यूब लगता है तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर, 3 मीटर एवं 2 मीटर है। तो आप घनाभ का जब आयतन निकालते थे तो घनाभ के आयतन को निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर सवाल में जो हमारे पास दिया हुआ है वहाँ कितना दिया है 6, फिर 3 और 2 दिया है। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6, 6 छक्का 36, 36 मीटर क्यूब, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी कि 36 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, घन में कुल कितने किनारे होते हैं। घन में कुल कितने किनारे होते
हैं। तो जब आप घन बनाएंगे और घन में किनारों को गिनेंगे, किनारा तो आपको मालूम है ना, घन में आप किनारों को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में देखें 1 2, यहाँ हो गया 3 और 4, और 4 ऐसा ही आकृति नीचे भी होता है, तो 4 और 4 8, और इधर में एक ये 9, एक इधर हो गया 10 11 और एक हो गया ये 12, यानी कि घन में किनारों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी, 12 होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा 3 यानी कि 12। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 कहता है 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें। तो मिलान चिन्ह में 4 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 के लिए 4 गो लाइन खींच देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कि 4 गो लाइन। जबकि आपको मालूम है जब 5 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक लकीर बीच से काट देते हैं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को जोड़ देते हैं और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 40 30 70, 70 बटे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि 35। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप क्या होगी। जब भी ऐसा सवाल आए जहां पर माप पूछे तो उसमें बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दीजिए। तो 30 में से 20 खत्म, कितना हो जाएगा 10। तो वर्ग की माप जो हो जाएगी 42 का ऑप्शन 1 हो गया यानी कि 10। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43 कहता है आंकड़ों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब होगा, जो अंतर होता है उसे हम परिसर कहते हैं, क्योंकि परिसर का मतलब ही होता है कि सबसे बड़ी संख्या जो वहाँ पर प्रेक्षण में आंकड़े में दिए गए हों माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है उसी को परिसर कहा जाता है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। तो वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम है, आपको याद होगा ऐसा कुछ आप चित्र बनाते थे जब आप ग्राफ में कुछ काम कर रहे थे, तो इसे हम लोग पाई चार्ट भी कहा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कि पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 2 सिक्के को एक साथ उछालने से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो बच्चे पहला बात कि जब सिक्का है तो सिक्का में हेड और टेल तो फिक्स है, क्यों आएगा ही। अब सिक्के कितने हैं आपके पास, 2 हैं ना। तो 2 सिक्के को जब आप उछाल रहे थे तो क्या हुआ होगा, पहला सिक्का में से हेड आ सकता है और दूसरा सिक्का भी गिरेगा तो उसके साथ भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड गिरे दूसरे वाले में टेल गिरे, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल गिरे दूसरा सिक्का में आप हेड गिरे, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का टेल ही आ जाए। तो कुल जो मुझे परिणाम प्राप्त हुए क्या हुए, 1 2 3 और 4 यानी कि टोटल कितने परिणाम प्राप्त हुए, 4। कितने परिणाम प्राप्त हुए, 4 यानी कि 45 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। बच्चे इसका एक और ऑप्शन होता है कि जैसे हमें कुल आउटकम्स मिलने की संभावना 2 है, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं और आउटकम्स भी मुझे कितना मिला है, तो 2 का पावर आप उसके कर दीजिए तो वैसे भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। पर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, तो आप पहले आउटकम्स को ज्ञात कर लीजिए और उसको फिर काउंट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है जब एक पासी को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब पासा फेंका जाता है बच्चे, तो पासा फेंका जाएगा तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक ही आउटकम्स आते हैं। अब इसमें सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन है, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, यानी कि सम संख्या कुल कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल संख्या आपके कितने हैं, 6। क्योंकि आप जानते हैं ना अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या, एक इसका प्रायिकता का कुछ फार्मूला होता है, यानी कि संभाव्य परिणामों कुल संख्या बटा अनुकूल परिणामों का ऐसा कुछ फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 3 बटे में 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 1/2। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक थैले में से 4 नीली गेंद निकाली जाती है, 2 हरी गेंद एवं 5 काली गेंद निकाली जाती है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद पीली होगी। बच्चे एक बात तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप आसानी से समझ लीजिए कि इसमें नीली हरी और काली गेंद है और इसमें पीली गेंदों का समूह तो है ही नहीं, और इसमें पीली गेंद निकालने की बात हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ
घटित घटना की संभावना नहीं होती है तो नहीं घटित घटना का जो आंसर होगा वो ऑलवेज शून्य होता है। और ना समझ में हम लोग दूसरी भाषा में मतलब जो पढ़ के आए हैं उस फार्मूला के हिसाब से पढ़े तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 4, 2 और 5, यानी कि 4, 2, 6 और 5, 11 है। तो P हमें क्या निकालनी है, पीली गेंद निकालनी है। तो पीली गेंद के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीली गेंदों की संख्या क्या है, 0 है। और टोटल आउटकम्स कितना होना चाहिए, 11, यानी कि 0/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 0। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूछ रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो बच्चे आपको याद है ना, ऐसा कुछ ग्राफ हम लोग बनाने जानते थे। तो मूल बिंदु इस पार्ट को कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव क्या होता है, 0,0 होता है। ये आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो 48 का हमारा ऑप्शन होना चाहिए, 48 का ऑप्शन फर्स्ट 0,0। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी इसी प्रकार का है कि बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए आप जो अभी आप फिगर बनाए थे ग्राफ का, उसमें देखे होंगे, इसको आप x कहते हैं, इसे आप x डैश, या कुछ लोग इसे -x भी कहते हैं, इसे आप y डैश कहते हैं और इसे y कहते हैं। और यहाँ भी आपने मूल बिंदु इसे कहा ही जो 0,0 था। तो चतुर्थांश के लिए इसे 4 चतुर्थांश से बताते हैं। चतुर्थांश तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और चौथा चतुर्थांश हो गया। एक और बात याद रखेंगे कि पहला चतुर्थांश में ऑलवेज प्लस और प्लस मिलता है। द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो एगो माइनस मिलेगा और एगो प्लस मिलेगा। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो आपको दोनों चीज़ माइनस माइनस मिलेगा। और चौथा चतुर्थांश में जाएंगे तो एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा। तो जो ये पहला बात आप कर रहे हैं इसको x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि -3, तो देखिए पहला में क्या है, माइनस है, और फिर क्या दिया है, माइनस दिया है। तो देखिए कि किस चतुर्थांश में माइनस माइनस किया हुआ है, तो यानी कि ये तीसरा वाला में किया हुआ है। तो हमें इसका आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि तृतीय। समझ में आ रही है बात। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बिंदु A 2,-5 में कोटि का मान क्या है। बच्चे आपको याद रखना होगा कि x एक्सिस को हम लोग भुज कहते हैं, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं ना, और y एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं, y एक्सिस को हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ x अक्ष और y अक्ष में कोटि की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो पहला वाले बच्चे, पहला वाले को हम लोग x कहते हैं और दूसरा वाले को y कहते हैं। तो y अक्ष पर जो चीज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन 2, यानी कि -5। तो -5 इसका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इसी के साथ ये मैथ का जो हम लोग मॉडल सेट JCERT द्वारा जारी किया गया था उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। इसके बाद हम लोग साइंस का मॉडल सेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें भी इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज ये जो वीडियो का सेशन है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।